नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और यह है सेवंथ प्रैक्टिस टेस्ट फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं और वे सभी इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पर 3 दोस्तों को शेयर करें। Question number 1. Read the following statements about aerobic composting of organic fraction of municipal solid waste. तो एरोबिक कंपोस्टिंग है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, ऑर्गेनिक वेस्ट का। ठीक है, तो उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1. The majority of the odor problem in an aerobic composting process is due to the development of an anaerobic conditions within the compost pile. ठीक, कि ओडर जब निकलता है, बदबू निकलती है एरोबिक कंपोस्टिंग से, तो वो तभी निकलती है जब कहीं एनारोबिक कंडीशन उसमें हो जाता है। ठीक। स्टेटमेंट 2 है, ऑल ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट इन द वेस्ट विल कंप्लीटली बायोडिग्रेड इन 14 डेज। तो जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन है प्रेजेंट है उसमें, वो टोटली बायोडिग्रेड हो जाएगा 14 दिनों में। 3. A high carbon to nitrogen ratio. At high carbon to nitrogen ratio, ammonia would be released and biological activity may also be impeded. हाई कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो मतलब कार्बन ज्यादा है और नाइट्रोजन कम है, और उस हालत में अमोनिया रिलीज होगा और बायोलॉजिकल एक्टिविटी रुक सकती है। और 4. Optimum moisture content for aerobic composting process will be 50 to 60%. Lower moisture would slow down the biological process. Excessive moisture will make it difficult to maintain aerobic conditions. अब क्वेश्चन ये, तो इसमें इसका मतलब है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर क्या हो गया एरोबिक कंपोस्टिंग के लिए 50 से 60%, और अगर मॉइस्चर कम होगा तो उससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, सच बात है। और अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो एरोबिक कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाता। ये दोनों, ये सभी बातें सही है। अब द करेक्ट चॉइस इज आर। अब इसमें से करेक्ट चॉइस कौन सी है? 1 and 4 आर करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 4 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट एंड 4 इज इनकरेक्ट, और ऑप्शन बी है 2 and 3 आर इनकरेक्ट। तो देखिए, 1 and 4 करेक्ट है कि जब ओडर तभी होता है जब एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, और 4 भी करेक्ट है। ऑप्टिमम मॉइस्चर 50 से 60% ही होता है। ज्यादा मॉइस्चर होगा तो भी प्रॉब्लम, कम मॉइस्चर होगा तो भी प्रॉब्लम। तो 1 and 4 करेक्ट है। 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ऑल ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट इन द वेस्ट विल कंप्लीटली बायोडिग्रेड इन 14 डेज। नॉट नेसेसरी, ज्यादा भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकते हैं। ठीक। एट हाई कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो अमोनिया वुड बी रिलीज्ड। हाई कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो मतलब कार्बन ज्यादा है। जब कार्बन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होगा। अगर C/N रेशियो कम होता, लो होता, मतलब नाइट्रोजन ज्यादा होता और तब अमोनिया रिलीज होता। तो 2 और 3 गलत है, 1 और 4 सही है। आंसर इज A and B। ठीक है। क्वेश्चन 2. Which one of the following is an example of mechanical potential energy? इसमें से कौन सा मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है? एक्टिवेटेड न्यूरॉन, नो, न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस निकलते हैं। पोलराइज्ड सेल मेम्ब्रेन, ये भी नहीं होगा। रिलैक्स्ड मसल, रिलैक्स्ड मसल है तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। स्ट्रेच्ड टेंडन, टेंडन अगर स्ट्रेच्ड है, खिंचा हुआ है, तो जब कोई भी खिंची हुई चीज है और वो जब खिंची हुई चीज रिलीज होगी, तो खिंची हुई चीज में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो तब रिलीज होता है जब वो खिंचाव खत्म होता है। तो स्ट्रेच टेंडन इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ हाइट और स्ट्रेचिंग। किसी को चीज को ऊंचाई पर या उसको स्ट्रेच खींच के आप उसमें एक एनर्जी डेवलप होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। तो एनर्जी के 2 रूप होते हैं मैकेनिकल एनर्जी के, पोटेंशियल और काइनेटिक। और टेंडन क्या होता है? अ टेंडन इज अ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैचेस मसल टू अ बोन। ठीक है। मसल और बोन के अटैचमेंट में जो टिश्यू काम करता है वो होता है टेंडन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4. In the early 20th century, which one of these scientists made fundamental contributions to both the fields of evolution and statistics? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स और एवोल्यूशन के फील्ड में है? R.A. फिशर, निको टिनबर्गन, ऑगस्ट वीजमैन या थॉमस हक्सली? और सही उत्तर है R.A. फिशर। फिशर एक बहुत नामी साइंटिस्ट थे, हम भी जानते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन एवोल्यूशन और स्टैटिस्टिक्स में था। क्वेश्चन नंबर 5. The figure depicts how body temperature changes for 2 species, L and M. L एक स्पीशीज है, M एक स्पीशीज है। इनका बॉडी टेम्परेचर कैसे चेंज होता है बॉडी टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से, वो यहाँ फिगर में है।
Which one of the following statements about how L and M regulate temperature is correct? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो L और M के बारे में सही है? L and M both are homeotherms. तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, होम्योथर्म्स क्या होता है और पोइकियोथर्म्स क्या होता है. Homeotherm, an animal that maintains a constant internal body temperature, usually within a narrow range of temperatures. मतलब कि उस जानवर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहता है, ज्यादा बदलाव नहीं होता. पोइकियोथर्म क्या होता है? एन एनिमल दैट वेरीज इन इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर. पोइकियोथर्म्स वो होता है, जानवर होता है जिस जो अपने अंदर के शरीर का तापमान को वेरी कर लेता है इन्वायरमेंट के तापमान को मैच करने के लिए, जैसे कि ऊंट करता है. ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं कि एल जो है उसके बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, पर एम के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, वो बदल रहा है इन्वायरमेंट के साथ. तो सही उत्तर क्या होगा? आंसर इज सी. एल इज अ होम्योथर्म वेरस एम इज अ पोइकिलोथर्म. ठीक, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Which one of the following option represents the correct order with respect to levels of organization? तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सही ऑर्डर, सही क्रम क्या होगा? तो सबसे छोटा होता है इंडिविजुअल आई, उसके बाद होता है पॉपुलेशन, उसके बाद होता है कम्युनिटी, फिर होता है इकोसिस्टम और फाइनली होता है बायोम. सही उत्तर क्या होगा? ए. सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है. Which one of the following options describes the difference between abiotic resources and abiotic conditions? एबायोटिक रिसोर्सेज भी कुछ होता है, एबायोटिक कंडीशन भी कुछ होता है इकोसिस्टम में. अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? रिसोर्स लेवल्स कैन फ्लक्चुएट बट कंडीशंस डू नॉट. कंडीशंस कैन फ्लक्चुएट बट रिसोर्स लेवल्स डू नॉट. Resources can be used up by organisms whereas conditions cannot. Conditions can be used up by organisms whereas resources cannot. तो सी एकदम सही है. रिसोर्स जो होते हैं पानी, मिट्टी, फल फूल, जो भी आपको चाहिए खाने की चीजें, वो तो यूज हो जाती है ऑर्गेनिज्म की वजह से. पर जो कंडीशन है, जो तापमान का कंडीशन होता है, जो सॉइल टाइप है, वो कंडीशंस ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकते. वो कंडीशन किसी भी जगह पे हमेशा स्थायी रहती है. कंडीशन का मतलब जलवायु, वो वही रहता है. पर रिसोर्स वगैरह मतलब खाने वगैरह की चीजें या और पेड़ पौधे की चीजें, रोटी कपड़ा मकान, सब तो यूज होता है, तो वो होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following ranges correctly represents the percentage of energy that is transferred from a lower to the next higher trophic level in most terrestrial ecosystems? सॉरी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, हम सब जानते हैं. उस ट्रांसफर के लिए एक लॉ भी है, उसको क्या कहते हैं? उस लॉ को कहते हैं द 10% लॉ. कि ऑन एन एवरेज एक ट्रॉफिक लेवल से जो एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होती है उसको कहते हैं 10%. वो 10% की रेंज में होती है. तो किस रेंज में होगी? 2 to 20%. आंसर इज सी. वो 10% हो सकती है, 15% हो सकती है, 5% हो सकती है, पर वो इसी रेंज में होगी. ठीक. क्वेश्चन नंबर 9. Whales and dolphins are hypothesized to have evolved along the northern shore of the Tethys Sea prior to the Indian plate's collision with the Eurasian plate. To which of the following animals are these aquatic mammals most closely related? तो कहा जाता है कि वेल्स और डॉल्फिन जो मराइन मैमल्स है, वो टेथिस सी में इवॉल्व हुई थी, वहां पैदा हुई थी पहली बार. ठीक है. टेथिस सी वो समंदर था जो पहले पहले समंदर था जो आज हिमालय पहाड़ है. तो बेसिकली पहले वहां पे सी था, पर फिर इंडियन प्लेट का जो पोर्शन था, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से इंडिया और यूरोप पास 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 आते गए, और वो जो सी था वो धीरे धीरे उसका पानी ड्रेन आउट हो गया, और उस जगह पर जो सेडिमेंट था वो आज हिमालय पहाड़ हो गया. तो ये था. अब कहा जा रहा है कि पहले जो वो समंदर था टेथिस सी पहाड़ की जगह पे, वहां डॉल्फिन और वेल्स ओरिजिनेट हुए. तो वो इनमें से किस जानवर से सबसे क्लोजली रिलेटेड है? पिग्स, एलिफेंट, सील्स या जीब्रास. अब ये दोनों डॉल्फिन और वेल्स जो है वो मैमल्स हैं, तो वो सील्स से रिलेटेड नहीं थी और वो जीब्रा से रिलेटेड नहीं थी, क्योंकि जीब्रा बहुत डिफरेंट टाइप का मैमल है. बचते हैं पिग्स और एलिफेंट. सबसे सही उत्तर है आंसर इज पिग. ठीक है. क्वेश्चन 10. Which of the following options represents the correct order of decreasing average net primary productivity in gram per meter square per year in natural ecosystems? तो decreasing order of productivity,
मतलब जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है वो सबसे पहले होगा, और जो सबसे कम प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है वो सबसे आखिर में होगा। तो ये हम सब जानते हैं कि सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम जो होता है वो स्वैम्प्स और मार्शेस और एस्चुरीज होता है, तो वो ए होगा। और जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है वो होता है स्वैम्प्स, मार्शेस और एस्चुरीज, ठीक। और जो सबसे कम प्रोडक्टिव होता है वो होता है टुंड्रा, क्योंकि वहां कुछ उगता ही नहीं है, थोड़ी बहुत मॉसेस या लाइकन्स होती हैं गर्मियों में, जो गर्मियां 3 महीने ही रहती हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होगा स्वैम्प्स एंड मार्शेस, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट ग्रासलैंड, और फाइनली टुंड्रा। तो सही उत्तर होगा ए। आंसर इज ए। आशा है आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे और प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। देखते रहिए मेरा चैनल, और हर टॉपिक की तैयारी जोर शोर से करिए। सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं, और भी जितने टॉपिक्स उसमें सिलेबस में है उनकी भी तैयारी आप अपने